हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केयू इंस्टीट्यूट मुडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 5 विद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे। इसमें लास्ट वाली वीडियो में एक क्वेश्चन करवा रहा था मैं, तो विद्युत धारिता पर आधारित कुछ सवाल करवाए थे। तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4.11 बुक में दिया गया है। उसमें देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, प्लेटों के मध्य दूरी D है और प्लेटों के मध्य 3/4 दूरी में एप्सिलॉन r परावर्तकांक का पदार्थ भरा है, तो धारिता ज्ञात करनी है। ऐसे है, देखो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी D है, इसके बीच में यहाँ पे एक पराविद्युत पदार्थ भरा है एप्सिलॉन r का, जिसकी दूरी है 3D/4 यानी कि T है, T बराबर 3D/4 है। ओके, और इस संधारित्र की धारिता C के बराबर है। तो हमें अब ये ज्ञात करना है कि अब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता अब ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? C जब उसके अंदर पराविद्युत पदार्थ भरा हो T मोटाई का, तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट, जो कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन रिपीट करवाया था उसी में ये फॉर्मूला मैंने पढ़वाया था, एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T प्लस T/एप्सिलॉन r। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका D माइनस T प्लस T/एप्सिलॉन r। चूँकि जो T है उसकी वैल्यू है 3D/4 के, इसलिए C बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस 3D/4 प्लस T की वैल्यू यहाँ पे वही रखेंगे 3D/4 इंटू एप्सिलॉन r। ठीक है, T की जगह हमने वैल्यू रख दी है 3D/4। अब आप इसको सोल्व करिए, D में से 3D/4 हटाएं तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A बटे ये हो गया 4D माइनस 3D यानी कि D/4 प्लस 3D/4 एप्सिलॉन r। ठीक है, 4 एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D 4D प्लस 3D। एक मिनट, आप इसको ऐसे करिए कि यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से एलसीएम आ गया 4 इंटू एप्सिलॉन r। ठीक है, 4 इंटू एप्सिलॉन r। ओके, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या दी गई हमें? एप्सिलॉन r की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसका एप्सिलॉन नॉट A ये तो है ही इधर, इसके डिवाइड में देखिए 4 से 4 कट गया, एप्सिलॉन r इंटू D बचेगा प्लस यहाँ पे बचेगा 3D। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो C बराबर आया 4 एप्सिलॉन नॉट A इंटू एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई 3D प्लस एप्सिलॉन r D। ठीक, ये है धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला, 4 एप्सिलॉन r इंटू ये डिवाइड बाई ये। आप इसमें से चाहें तो यहाँ से D कॉमन करके और इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, इसको अलग लिख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट A है, D यहाँ से कॉमन कर लिया, ये बचा 4 एप्सिलॉन r बाय यहाँ पे कितना बचेगा 3 प्लस एप्सिलॉन r। ठीक, ये फैरड में धारिता ज्ञात करने का, ये धारिता आ गई इसकी फैरड में। ठीक है ना, धारिता निर्वात की तुलना में कितने गुना बढ़ गई? 4 एप्सिलॉन r/3 प्लस एप्सिलॉन r गुना अधिक हो जाती है। ओके, समझ आ गया। चलिए टॉपिक पे चलिए। अब आज का टॉपिक है गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता। देखिए बच्चों, गोलीय संधारित्र क्या होता है? दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश युक्त गोलीय चालकों का एक ही केंद्र पे रखा जाए तो गोलीय संधारित्र बनता है। समान और विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित दो गोलीय चालक जब परस्पर संकेंद्रीय होते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर संकेंद्रीय रखे जाते हैं, तो गोलीय चालक बनता है। देखिए, लगभग समान त्रिज्या के ये एक गोलीय चालक है। ठीक है, और इसके अंदर एक और छोटा गोलीय चालक है, ये केंद्र O पे संकेंद्रीय है। इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ R1
इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ R2, ठीक है। ये गोला A है और ये गोला B है, ठीक है। बाहर वाला गोला A है, अंदर वाला गोला B है। इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो, चलो ठीक। और एक केंद्र O के सापेक्ष इनकी त्रिज्याएं हैं। अब गोलीय संधारित्र में वही संधारित्र का सिद्धांत लगने वाला है। ये गोला A तो उदासीन रहेगा, गोला B मान लो धन आवेश से आवेशित कर दिया गया है। गोले B पे कैसा आवेश है? धन आवेश, ठीक है। गोले B को आप धनावेश दो या ऋणावेश दे दो, चलो ऋणावेश करने से अच्छा रहेगा और ज़्यादा बेस्ट बैठेगा। इस गोले B को मैं ऋण आवेश से आवेशित कर देता हूँ, माइनस 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 माइनस। इसकी सतह पर माइनस आवेश आ जाता है R2 त्रिज्या के गोले पे। अन्योन प्रेरण के कारण ये जो उदासीन गोला है, इस पे, इस सतह पे प्रेरण के कारण इसका धनावेश जमा हो जाएगा और बाहरी सतह पे ऋणावेश जमा हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं इस बाहरी सतह को भूसंपर्कित कर देता हूँ तो भूसंपर्कित करने से ये माइनस आवेश पृथ्वी के धनावेश से कैंसिल हो जाता है। ये माइनस आवेश पृथ्वी के धनावेश से कैंसिल हो जाता है। तो ये व्यवस्था आपके सामने बनी कि आपने गोले B को माइनस Q आवेश दिया, इसको आपने माइनस Q आवेश दिया, तो गोले B की आंतरिक सतह पर प्लस Q आवेश प्रेरित हो गया और बाहरी सतह पे माइनस Q आवेश प्रेरित होता, जो भूसंपर्कित होने के कारण पृथ्वी के आवेश से कैंसिल हो जाता है, निरस्त हो जाता है, ठीक है। ये व्यवस्था हो गई। ये जो गोला है, ये आपको पता है, ये गोला मान सकते हो, गोलीय कोष मान सकते हो, ठोस गोला मान सकते हो। जो B है इसको आप ठोस गोला भी ले सकते हो और ये गोलीय कोष भी ले सकते हो, ठीक है। ये ठोस भी हो सकता है और ये कोष भी हो सकता है, ठोस गोला या कोष गोला, दोनों। कोषीय गोला अंदर से खाली होता है, ठोस गोला अंदर से भरा हुआ होता है। अब चूंकि सारा आवेश जब इसकी सतह पे है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 ही होगा, है ना। अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 ही होगा। चलिए ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि गोले B के पृष्ठ पे, ये जो गोले B के पृष्ठ पे इसका जो आवेश है माइनस Q, इसके कारण विभव कितना हुआ। इस गोले B के पृष्ठ पर आवेश, इस गोले B के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करो। गोले B के पृष्ठ पर, गोले B के पृष्ठ पर स्वयं के आवेश के कारण विभव, स्वयं के आवेश के कारण विभव, ठीक है। गोले B के पृष्ठ पर स्वयं के आवेश के कारण विभव, इसका स्वयं का आवेश कितना है? माइनस Q, त्रिज्या कितनी है? R2, तो विभव हो जाएगा V बराबर KQ/R। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं लिखूंगा K माइनस Q/R2, ये फॉर्मूला होगा माइनस KQ/R2, या आप इसको लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। ये इस गोले की सतह पर विभव है जो कि इसका खुद का आवेश उत्पन्न कर रहा है, गोले B का। अब गोले A पर आवेश कितना है? प्लस आवेश है ना। गोले A पर भी प्लस आवेश है, तो ये गोले A पे जो प्लस आवेश है ये भी तो गोले B पर विभव उत्पन्न करेगा। और आपने ये पढ़ा था कि खोखले गोले द्वारा अंदर आवेश, अंदर विभव उतना ही होता है जितना सतह पर होता है, ठीक है। चलो मैं बोल के बता देता हूँ। किसी भी खोखले गोले के कारण उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर उतना ही विभव रहता है जितना उसके पृष्ठ पर रहता है। इसके पृष्ठ पे जितना विभव होगा उतना ही विभव इस गोले के पृष्ठ पर भी होगा, उतना ही विभव यहाँ पे होगा, उतना ही विभव अंदर होगा, है ना। तो गोला जो A है जिसपे कि प्लस Q आवेश है, उसके पृष्ठ पर विभव ज्ञात करो। गोले A के पृष्ठ पर प्लस Q आवेश द्वारा विभव, इसके स्वयं के आवेश द्वारा विभव ज्ञात कर रहा हूँ मैं। इसको मैं यहाँ पे V, इसको मैं इधर V डैश मान लेता हूँ, V डैश बराबर,
तो वी डैश बराबर हो गया, देखो इसका आवेश प्लस क्यू है, इसकी केंद्र से दूरी r1 है, तो इसको मैं लिखूंगा k प्लस क्यू बाई r1 बराबर 1/4πε0 q बाई r1। ठीक है, तो वी डैश की वैल्यू हो गई 1/4πε0 q बाई r1। ठीक है, ये वी डैश हो गया। अब ये वी डैश इस पृष्ठ पे भी होगा, ये जो वी डैश था जो कि इसके पृष्ठ पर विभव है उतना ही विभव यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, तो गोले बी के पृष्ठ पर भी विभव उतना ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका प्रभाव गोले बी के पृष्ठ पर भी होगा, बी के पृष्ठ पर भी होगा। अतः गोले बी के पृष्ठ पर कुल आवेश, गोले बी के पृष्ठ पर कुल विभव, तो गोले बी के पृष्ठ पे दो विभव हो गए, एक तो इसके गोले ए के कारण विभव और एक गोले बी के कारण खुद का विभव, इनको ऐड कर दीजिए तो v बराबर हो जाएगा v, इसको v पे था ना, ये v भी लिख लो और v b डैश लिख लो, vb प्लस vb डैश, है ना, v बराबर हो गया vb प्लस vb डैश। vb की वैल्यू रखिए, vb की वैल्यू है -1/4πε0 q बाई r2 प्लस 1/4πε0 q बाई r1, ये है, या v बराबर q बाई 4πε0 कॉमन, ठीक है, कॉमन 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 को मैं पहले लिख लेता हूँ माइनस 1/r2, ऐसे लिख सकते हो q/4πε0 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करिए, सोल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम ले लीजिए, मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा, इसको मिटा के नोट कर लीजिए, इसको ये दिख रहा है क्या? ठीक है, तो v बराबर q बाई 4πε0 r1 r2 लघुत्तम r2 माइनस r1 या माइनस कॉमन लेके यहाँ पे इधर बाहर लिख लो, v बराबर -q/4πε0 r1 माइनस r2 बटे r1 माइनस r2 बटे r1 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये गोले b के पृष्ठ पे विभव था, ये गोले b के बाहरी पृष्ठ पर विभव हो गया। अब एक बार डायग्राम फिर से देखें, तो डायग्राम में देखें तो गोले b के पृष्ठ पर यहाँ पर विभव है vb और ये गोला a है, गोले a के पृष्ठ पे यहाँ पे विभव कितना है va। अब इस गोले को हमने क्या किया हुआ है, भूसंपर्कित किया हुआ है, तो गोला a जब भूसंपर्कित हो गया तो इस पर आवेश का मान कितना हो गया, ऊपरी पृष्ठ पे बाहर की ओर 0 आवेश, तो विभव का मान भी कितना 0। जब इसको भूसंपर्कित कर देंगे तो इसके इस पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं बचेगा, उसके कारण इसका विभव भी 0 हो जाएगा। तो गोले a के पृष्ठ पे विभव तो va बराबर 0 और गोले b के पृष्ठ पे विभव आपने ज्ञात कर लिया इधर ये वाला, तो इन दोनों का विभवांतर ज्ञात कर लें, इन दोनों का विभवांतर ज्ञात कर लीजिए, पृष्ठ a और पृष्ठ b के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, चलो तो विभवांतर ज्ञात करते हैं। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, चूंकि गोले a के बाह्य पृष्ठ पर विभव 0 है, अर्थात Va बराबर 0, क्यों है, गोला A भूसंपर्कित, कैसा है, भूसंपर्कित है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर, अतः गोले A व B के मध्य विभवांतर, गोले A व B के मध्य विभवांतर VAB बराबर क्या होगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA का मान कितना 0, VB का मान कितना, ये रहा, माइनस में है ना, ये भी माइनस में और ये एक माइनस में, प्लस हो गया q/4πε0 इंटू
इंटू R1 माइनस R2 बटे R1। ठीक है, तो VAB की वैल्यू क्या आ गई, VA माइनस VB बराबर ये। यही इन दोनों गोलों के बीच में विभवांतर होगा, जिसका मान क्या आया है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 बटे R1 R2। अच्छा, और देखिए, तो ये एक गोलीय संधारित्र है, ये एक गोलीय संधारित्र हो गया जिसके बिंदुओं के बीच का विभवांतर, जिसके दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो गया बाह्य और बाहरी गोले के बीच का इतना। इसकी धारिता ज्ञात कर ले, है ना। यदि गोलीय संधारित्र निर्वात में है, निर्वात या हवा में है, हवा माध्यम में है, तो इसकी धारिता C0 है, तो C0 बराबर क्या होगा, Q बटे VAB, Q बटे VAB, Q बटे VAB का मान देखिए, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 बटे R1 R2, या C0 बराबर Q से Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर बटे R1 माइनस R2 बटे R1 R2, है ना। ऐसे लिखा जाएगा। देखो, धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q बटे V, Q का मान रख दिया, V का मान रख दिया, Q से Q कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल होने के कारण फिर ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई R1 R2 बाय R1 प्लस, ठीक है, ये हो गया। तो धारिता ज्ञात करने का सूत्र है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये गोलीय संधारित्र की धारिता है, गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इसको। फिर इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ करवाते हैं। देखिए, कुछ स्थितियाँ करवाते हैं इसकी। ये फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ कि C बराबर है, C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये है फॉर्मूला। अब मैं इसमें ये देखूं कि भाई संधारित्र की धारिता मेरे को बढ़ानी है, धारिता बढ़ानी है, तो क्या करें, R1 माइनस R2 है बच्चे, यहाँ पे माइनस साइन है ना। अगर मेरे को धारिता बढ़ानी है तो क्या करूँ मैं, त्रिज्या बढ़ा दो, त्रिज्या बढ़ा दीजिए, है ना, यानी कि गोले का आकार बढ़ा दीजिए। धारिता बढ़ाना है तो क्या करेंगे, गोले का आकार, गोलीय संधारित्र का आकार बढ़ा दो। दूसरी बात, जो दो चालक गोले लिए गए हैं उनके बीच की त्रिज्याओं का अंतर C0 के प्रोपोर्शनली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर R1 माइनस R2 कम है, यदि R1 माइनस R2 छोटा है, तो C0 अधिक होगा, धारिता अधिक होगी कि नहीं होगी। यदि R1 माइनस R2 कम है, छोटा है, तो C0 जो धारिता है वो अधिक होगी। अब ये R1 माइनस R2 कम कब होगी, जब ये गोला और दूसरा गोला इसके समीप हो, नज़दीक हो, इनके बीच की ये दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। यानी कि दो चालक गोले जो हमने लिए हैं वो एक दूसरे के पास होने चाहिए और लगभग एक दूसरे की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए, है ना। यानी कि संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए गए चालक गोले एक दूसरे के संकेंद्री तथा लगभग बराबर त्रिज्या के होने चाहिए, थोड़े से छोटे होने चाहिए और लगभग बराबर त्रिज्या के होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं इस फॉर्मूले में R1 बराबर कैपिटल R और R2 बराबर इन्फिनिटी रख देता हूँ, ये गोला इसकी त्रिज्या कैपिटल R और ये बाह्य गोला जिसकी त्रिज्या है R2 बराबर इन्फिनिटी, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो, तो C0 बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 कैपिटल R और क्या नाम है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो आप इसमें,
इस फॉर्मूले की बजाय आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, सी नोट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। तो देखो, तो बच्चों तो क्या आया था अपने पास कि अगर हम r1 की वैल्यू कैपिटल R और r2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख दें तो सी नोट की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट प्राप्त 4 पाई एप्सिलॉन R प्राप्त होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R प्राप्त होती है। ये यहीं से आ जाएगा, C बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 R2 बटे R1 माइनस R2, ठीक है। R2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख दीजिए, तो इसमें से इन्फिनिटी को माइनस करेंगे तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कट जाएगा। ये देखो ऐसे होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल R इंटू इन्फिनिटी बटे R1 R माइनस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बन गया, है ना। R माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैंसिल, ये बचेगा। C बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल R, ठीक। ये क्या था, ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना है। यह है गोलीय चालक की धारिता है, यह गोलीय चालक की धारिता है, जो कि हमने पृथ्वी की धारिता पढ़ी थी, जिससे ज्ञात करी थी ना पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैरड। आपने पृथ्वी की धारिता इसी फॉर्मूले से प्राप्त करी थी, जहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या आपने 6400 किलोमीटर रखी थी, याद है आपको, ठीक है। तो गोलीय चालक की धारिता है, अर्थात ये गोलीय चालक बन गया। कब, जब R1 त्रिज्या तो कैपिटल R है और R2 त्रिज्या अनंत है, अर्थात यह संधारित्र या यह जो गोलीय चालक है, यह गोलीय चालक एक ऐसा संधारित्र है, ये जो पृथ्वी है या कोई भी गोलीय चालक ऐसा संधारित्र होता है जिसकी दूसरी त्रिज्या या बाह्य चालक की त्रिज्या इन्फिनिटी होती है ना, जिसकी एक प्लेट कहाँ पे माने, अनंत पर माने। अर्थात गोलीय चालक एक ऐसा संधारित्र होता है जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर मानी जा सकती है। एक तो वो खुद की गोलीय चालक की प्लेट तो हो ही गई खुद की, तो दूसरी जो प्लेट होगी उसको आप अनंत पर मान सकते हो। तो इस तरह से उसकी धारिता ये आपको प्राप्त होती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4.12 है, बुक में क्वेश्चन पढ़ लेना आप। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ फिलहाल तो, एक गोलीय संधारित्र के बाहरी और भीतरी गोलों की त्रिज्याएं, ये गोलीय संधारित्र आपको दिया गया है, फिलहाल मैं इनको दूर दूर बना रहा हूँ। इसके बाहरी त्रिज्या और भीतरे गोले की त्रिज्या आपको दी गई है। बाहरी गोले की त्रिज्या है 2 मीटर, ठीक है, इसको R1 मान लिया। R2 बराबर है 1 मीटर, आंतरिक गोले की त्रिज्या 1 मीटर है। इनका परावैद्युतांक 8। इन दोनों के बीच में इस एरिया में एक परावैद्युतांक भरा है जिसकी वैल्यू है एप्सिलॉन R बराबर 8 के, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करो, संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बच्चों इस स्थिति में जो धारिता होगी वो निर्वात की धारिता की एप्सिलॉन R गुना होगी। जब आप किसी संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हो तो धारिता परावैद्युतांक के उतने गुना बढ़ जाती है, परावैद्युतांक की गुना के ज़्यादा हो जाती है निर्वात की तुलना में। तो निर्वात की धारिता ज्ञात करी अभी आपने। निर्वात की धारिता होती है क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 R2 बटे R1 माइनस R2। ये तो जब धारिता है जब दोनों गोलों के बीच में हवा माध्यम भरा हो, ठीक है, जब निर्वात में है तब है। और जब एप्सिलॉन R भर देंगे यहाँ पे तो धारिता हो जाएगी CM बराबर एप्सिलॉन R इंटू सी नोट। सी नोट की वैल्यू कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R1 R2 बटे R1 माइनस R2, ठीक है। तो CM बराबर एप्सिलॉन R कितना है 8, 4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया 1 बटे 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 1, तो 2 एकम 2 बटे 2 माइनस 1 1, ठीक है। ये हो गया CM बराबर 8 दूनी 16, 16 बटे 9 गुणा 10 की पावर माइनस 9, ये माइनस 9 ऊपर हो जाएगा, फेरड 16 बटे 9 गुणा 10 की पावर माइनस 9 फेरड। इसका भाग दे के भी आप इसको पॉइंटों में ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1 पॉइंट, एक देख लेते हैं, 1 पॉइंट आएगा 9 एकम 9, बच गए कितना, 9 और 7 16,
और 7 70, 9 7 63, 7 70, 9 7 63, लगभग ऐसे 1.77, तो इसको 1.78 इंटू 10 की पावर -9 फेरेड लिख सकते हैं। 1.78 नैनो फेरेड लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर -9 फेरेड, चूँकि 10 की पावर -9 फेरेड बराबर होता है 1 नैनो फेरेड, इसलिए 1.78 इंटू 10 की पावर -9 फेरेड बराबर हो जाएगा 1.78 नैनो फेरेड, 1.78 नैनो फेरेड। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, जो कि प्रतिरोधों के संयोजन के जैसा ही है। आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ऐसे ही आप संधारित्र का संयोजन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। बट इनके जो फॉर्मूलेज होते हैं वो प्रतिरोधों के संयोजन से जस्ट थोड़ा विपरीत होते हैं। थैंक यू।